नमस्कार साथियों, एमके स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद शुरू होगा और भाग 1 से शुरू करते हैं। तो भाग 1 में देख लीजिए क्या क्या है। तो भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र से आज शुरू होगा भाग 1, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक शामिल हुआ है। अब एक एक अनुच्छेद आगे धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसमें संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि इसमें समूह शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 2 में यह कहा गया कि आर्टिकल 2 संसद को यह अधिकार देती है कि वह नए राज्यों का गठन या उसकी स्थापना कर सकता है। जैसे पुदुचेरी हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया और माहे, जो पहले से अस्तित्व में है, उस राज्य का गठन और स्थापना उसकी कर सकता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 3 संसद को यह शक्ति देती है कि वह नए राज्यों का गठन एवं उसकी स्थापना कर सकता है और उसकी सीमा को घटा बढ़ा सकता है और उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। जैसे बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। इसी प्रकार आर्टिकल 4 में कहा गया कि संसद जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत प्रक्रिया करती है, वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब आगे देखते हैं। जैसे देखिए भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 है। अब देखते हैं आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, जिसमें नोट यहाँ पे है, समूह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। इसी प्रकार से आर्टिकल 2 में कहा गया है संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना तो कर सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में देख लें, सिक्किम हो गया, पुदुचेरी हो गया, गोवा हो गया, माहे हो गया। ठीक, जो पहले से अस्तित्व में है। आर्टिकल 3 संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि नए राज्यों का गठन तो कर सकती है तथा साथ ही साथ राज्यों की सीमा घटा बढ़ा सकती है और नाम में परिवर्तन कर सकती है। उदाहरण के रूप में जैसे देखें, बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। ठीक, अब आर्टिकल 4 में क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद द्वारा किया गया परिवर्तन आर्टिकल 368 प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया। ठीक, नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया, नए राज्यों का गठन किया कैसे जाता है। तो देखिए, नए राज्यों के गठन के तहत सर्वप्रथम संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है, न कि राज्य विधानमंडल में, और जिसकी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होती है। यह मूल संविधान में नहीं था, इसे 5वें संविधान संशोधन 1955 के द्वारा बनाया गया है, जो राष्ट्रपति की पूर्व। उसके बाद यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जो आर्टिकल 79 में संसद शब्द का उल्लेख किया गया है, तो 3 से मिलकर बना हुआ है, और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसमें 3 लोग शामिल होते हैं। अब है कि ऐसे प्रस्ताव को अगर कोई राज्य प्रभावित हो रहा है तो उसके पास विचार के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति एक समय निर्धारित करता है, उस समय सीमा के भीतर उस राज्य विधानमंडल द्वारा अपना विचार दिया जाता है, और जो विचार राज्य विधानमंडल देता है उसे केंद्र मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। इसके अलावा आगे भी कि अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश भी प्रभावित होता है नए राज्यों के गठन के समय, तो उसे उसके लिए उसके पास वो जो है यह प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा।
यह जो है 18वां संविधान संशोधन 1966 द्वारा शामिल किया गया है। और जो राज्य, अगर लास्ट में देखा जाए, इस पूरी प्रक्रिया के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इसलिए इसे तकनीकी रूप से आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। जैसे आगे देखते हैं कि नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया। नए राज्यों के गठन के संबंध में सर्वप्रथम संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक। और ऐसे प्रस्ताव को संसद में लाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य होती है। उसके बाद यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव को प्रभावित राज्य विधानमंडल के पास विचार के लिए भेजा जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रपति एक निश्चित समय निर्धारित करता है और इस निश्चित समय के भीतर राज्य विधानमंडल को अपना विचार देना होता है, ठीक। यह जो मूल संविधान में नहीं था, इसे पांचवें संविधान संशोधन 1955 के द्वारा शामिल किया गया है, ठीक। 55 के द्वारा शामिल किया गया है। और जो भी विचार केंद्र को देगा उसके मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, राज्यों के गठन के समय यदि कोई केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित होता है तो उसके पास विचार के लिए नहीं भेजा जाएगा। यह 18वां संविधान संशोधन 1966 में शामिल किया गया, ठीक। अब आगे, इस पूरी प्रक्रिया के पश्चात राज्यों के गठन के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, ठीक है, ना कि विशेष बहुमत से। इसलिए इसे अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। अब आगे देखते हैं कि आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया कैसी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इससे क्वेश्चन। तो आजादी के बाद भारत में राज्यों की स्थिति वैसी नहीं थी जैसे वर्तमान में आज है। उस समय राज्यों को क ख ग घ प्रक्रिया के तहत रखा गया था। उस समय लगभग 552 देशी रियासत थे और अंग्रेजों ने इनको 3 विकल्प दे रखे थे, या तो वो स्वतः जो है पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या तो वो भारत में शामिल हो जाए, या तो वो स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में रह सकते हैं। लेकिन भारत में जो है किसी भी सूरत में इसे भारत में शामिल कराना चाहते थे और इसे शामिल कराने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। 552 देशी रियासत में से 549 देशी रियासत तो शामिल हो गए, लेकिन 3 देशी रियासत जो कि नहीं शामिल हुए, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद, एक जम्मू कश्मीर। वही बात है ना कि घर वाले को मनाओ तो बाहर वाले रूठ जाए, बाहर वाले को मनाओ तो घर वाले रूठ जाए। वही बात है कि कहा गया कि किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। कोई था जिसे याद करके गा रहे थे हम, आंखों में अब किसी के इंतजार नहीं। अब आगे देखते हैं, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से शामिल किया गया और हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही के माध्यम से ऑपरेशन पोलो के माध्यम से शामिल किया गया और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। देखते हैं जैसे कि आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया। 552 देशी रियासत थी जिसमें भारत में शामिल कराना चाहते थे, इसलिए देशी रियासत को भारत में शामिल कराने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, ठीक। अब 552 देशी रियासत में से 500 देशी रियासत बहुत ही सीमित समय में भारत में शामिल हो गए थे, लेकिन 3 देशी रियासत जो है भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। कौन कौन से? जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से शामिल किया गया, हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही के द्वारा ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में शामिल किया गया और जम्मू कश्मीर को राजा हर सिंह वहाँ के राजा थे वो जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। उस तरह की जिम्मेदारी कौन लिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। कौन कौन से देशी रियासत किस माध्यम से भारत में शामिल किया गया है? तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से,
हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही के माध्यम से ऑपरेशन पोलो भी पूछता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर को राजा हर सिंह के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में शामिल किया गया है। देखते हैं कि राज्यों के गठन के लिए महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन से बनी थी। तो 3 समितियां बनाई गई थी, भाषाई प्रांतीय आयोग, जेबीपी समिति और राज्य पुनर्गठन आयोग। अब एक एक करके देखते हैं कि भाषाई प्रांतीय आयोग, इसका गठन कब हुआ, इसकी रिपोर्ट कब आई, इसके अध्यक्ष कौन थे, इन्होंने किसकी सिफारिश की थी। तो भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन जो है जून 1948 में हुआ था, जिसकी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में आई थी। इसके अध्यक्ष जो एस के धर थे, इन्होंने राज्यों के गठन का सिफारिश जो है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर मांग की। उसके बाद जेबीपी समिति आई। जेबीपी समिति का गठन दिसंबर 1948 में हुआ, जिसकी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में आया। इसके अध्यक्ष जो थे, इसमें तीन सदस्य शामिल थे। एक जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और एक जो थे पट्टाभी सीतारामैया जी थे। इस आयोग का गठन भाषाई प्रांतीय आयोग की रिपोर्ट का मूल्यांकन के लिए किया गया था और इस रिपोर्ट ने भी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों के गठन की मांग को सिफारिश की थी, न कि भाषाई आधार पर। उसके बाद तीसरा आयोग बनता राज्य पुनर्गठन आयोग, जो 1953 में गठित होता है, जिसकी रिपोर्ट 1955 में आती है। इसके अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, हृदय नाथ कुंजरू और के एम पड़कर। इसने जो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार किया और कहा कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अपनाया जाएगा। इसके बाद लगभग भाषाई प्रांतीय आयोग और जेबीपी समिति गठित होने के बाद लगभग तस्वीर साफ हो चुकी थी कि राज्यों के गठन की मांग जो है, सिद्धांत जो है, वह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही की जाएगी। इसी बीच दक्षिण भारत के एक नेता जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, वो भाषाई आधार पर गठन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और 56 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद उनका दिसंबर 1952 में मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के पश्चात जो ये शुरुआत दक्षिण भारत से हुआ था, इसकी भाषाई आधार पर इसकी मांग धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया, जिसको शांत करने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके माध्यम से 56 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 के माध्यम से भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को गठित किया गया। इस प्रकार भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और जो ये 1956 में अधिनियम बना, पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसके माध्यम से भारत में एक साथ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। अब आगे देखते हैं कि राज्यों के गठन के लिए बनाई गई महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन से समिति। पहली समिति भाषाई प्रांतीय आयोग, इसका गठन जून 1948 में हुआ। अध्यक्ष एस के धर थे। रिपोर्ट दिसंबर 1948 में आई है। इसने सिफारिश की थी कि राज्यों के गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए, ना कि भाषा। ठीक, इसका गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, ना कि भाषा के आधार पर। अब है जेबीपी समिति। ठीक, इसका गठन दिसंबर 1948 में होता है। रिपोर्ट अप्रैल 1949 में आती है। सदस्य इसके 3 थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया। इसके टोटल 3 सदस्य थे इसमें। इसने जो है इसका उद्देश्य गठित करने का क्या था कि भाषाई प्रांतीय आयोग की रिपोर्ट जो आई थी उसका मूल्यांकन करना। सिफारिश इसने क्या थी कि राज्यों के गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा ही होनी चाहिए। उसके बाद
राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, आयोग आता है, जिसका गठन 1953 में हुआ था। रिपोर्ट 1955 में आई है। कुल 3 सदस्य थे। अध्यक्ष इसमें क्या थे? एक फजल अली इसके अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य में के.एम. पडिक्कर हैं, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक, इन्होंने क्या सिफारिश की थी कि भाषाई प्रांतीय आयोग पर ही राज्यों का गठन होगा, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अपनाया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि जो अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था, वो कौन कौन से राज्य हैं और कब उसका गठन किया गया है। कि राज्यों की स्थापना, अन्य राज्यों के गठन कब कब हुआ है, तो गुजरात की स्थापना 1960 में हुआ है। उसके बाद नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 1972 में, सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 में सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को 1987 में इसकी स्थापना हुआ। उसके बाद है कि छत्तीसगढ़ जो 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। इसके बाद तेलंगाना है 2 जून 2014 को। फिर उसके बाद है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बनाए गए, जिसके जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ है और लद्दाख बिना विधानसभा के साथ है। जम्मू कश्मीर के प्रथम राज्यपाल जो थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया और जबकि लद्दाख के प्रथम राज्यपाल वो राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया था। फिर आगे चलकर 2020 में दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित मिलाकर वर्तमान में इस प्रकार जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखते हैं कि अन्य राज्यों का गठन कब कब हुआ। देखिए, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 1972 में, सिक्किम को जो है 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सह राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि 36वां संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा को 1987 में, छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को, झारखंड को 15 नवंबर 2000 की स्थापना हुआ। तेलंगाना जो 2 जून 2014 को, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बने। जम्मू कश्मीर विधानसभा है, जबकि लद्दाख में बिना विधानसभा के यूटी है। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया, जबकि लद्दाख के प्रथम राज्यपाल जो है राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया। 2020 में दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को, दादर नगर हवेली और दमन दीव को संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस समाप्त हुआ राज्यों का गठन, राज्यों का पुनर्गठन, कौन कौन सी समितियां बनी थी। अब आगे कल जो है भाग 2 नागरिकता शुरू किया जाएगा।